अब इसका मैं थोड़ा सा असेसमेंट करता हूँ, इसमें मैं कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें अलग तरीके से करनी चाहिए थी, इसके बारे में मैं बात करूँगा। बाद में मैं आऊँगा कि गरीब और दलितों के लिए इसमें क्या क्या है। पहली बात यह है, मुझे जो लगती है इसमें, जो मुझे कमी लग रही है इसमें, ये सारे जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ये उनके लिहाज में सारे अच्छे हैं और कुछ अच्छे भी है भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन की हम बात कर ले तो 35 साल के बाद ये पॉलिसी आई, 35-36 साल के बाद पॉलिसी आई। इसके पहले हमारी पॉलिसी आई थी 68 में आई थी, लेकिन 68 की जो पॉलिसीज़ है ये 2 रिपोर्ट पे बेस्ड थी। एक 1948 में राधाकृष्ण कमीशन बना था हायर एजुकेशन पे, जिसके आधार के ऊपर 68 तक पॉलिसी बनी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे बना। फिर 64 जो कोठारी कमीशन बहुत बड़ा रिपोर्ट था, जिसने सारे कंट्री में जाकर हायर एजुकेशन की स्टडी किया, उसके बेसिस के ऊपर 1968 की नीति बनी, इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। फिर उसी रिपोर्ट को लेके 17 साल के बाद 1986 में दूसरी नीति बनी। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि दोनों हमारी अच्छी नीतियाँ जो है 1968 की, उसके बाद 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम की पूरी स्टडी करने की बात की है। 2 कमेटी बनाई जिन्होंने बड़े बड़े रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन सिस्टम को समझ लिया, उसकी डिफेक्ट्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके डिफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको रिफॉर्म किया और नई डायरेक्शन दे दी। अब ये भी 35 साल के बाद बहुत बड़ी नीति है, ऐसी बात कही जा रही है और दिख भी रहा है कि कैसे चेंजेस है। लेकिन इसमें ये नहीं पाया जाता कि सारी हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन सिस्टम का स्टडी करके डिटेल में और उसको समझने के बाद उसकी जो कमियां हैं और जो स्ट्रेंथ है उसमें सुधार ला के उस एजुकेशन सिस्टम को एक स्टेप आगे ले जाने की बात जो है वो इसमें नज़र नहीं आ रही है। उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो की है, आर्गूमेंट की है, सजेशन की है, लेकिन लग रहा है कि इसमें सिर्फ जो थोड़ा बहुत नॉलेज है अगल बगल में और कंट्रीज़ में अच्छे प्रैक्टिसेस का, एजुकेशन में अच्छी चीज़ें कौन सी हो सकती है, अमेरिका में कौन सी अच्छी है, हमारे देश में कौन सी अच्छी है, इसका ज्ञान लेके ये नीति बनाई है। थोड़ा बहुत ये भी कोशिश की है कि हमारी स्थिति क्या है, लेकिन ये मुझे जो लगता है वो हमारी जो पूरी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसका अभ्यास करके कम बनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये समझ लीजिएगा कि लास्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है वो 1966 में हुई है। आज 50 साल हो गए, 53 साल हो गए, अभी तक हमने सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं की और हमें पता भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है हमें। पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी पब्लिक, अब स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, प्राइवेट एडेड कॉलेजेस थे, आज सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है। प्राइवेट सेक्टर में जो सर्टिफिकेट ये वगैरह बहुत सारे दिए जाते हैं, ये एरोस्टेट का है, इसका है, उसका है, इसका हमें पता नहीं है। तो पिछले 53 साल से जो बदलाव आए हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी पूरी न लेते हुए हम ये नीति बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए था कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमारी एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए थी, स्कूल और हायर एजुकेशन, और उसके आधार के ऊपर इंसाइट डेवलप करके नीतियाँ बनानी चाहिए थी। यह अलग बात है, हो सकता है जो नीतियाँ अभी इसमें बताई है वही लागू हो जाती या वही सही पाई जाती, लेकिन वो एविडेंस बेस होती। आज जो है, आज अच्छी प्रैक्टिसेस है ये मल्टी डिसिप्लिनरी लार्ज यूनिवर्सिटी, ये जो है ये अच्छी प्रैक्टिस है, अमेरिका में पाई जाती है, तो ये हम भी लागू करें। ये इसके आधार के ऊपर हो रहा है, हमारी सिस्टम को स्टडी करके नहीं हो रहा, जैसे पहले 2 कमीशन ने किया था और 2 नीतियाँ बनाई थी। और दूसरा इसमें लग रहा है कि कुछ अमेरिका से भी लिया हुआ है। अब इसे ये जो मल्टी डिसिप्लिन लार्ज यूनिवर्सिटी जो है एक जगह होती है, ये अमेरिका का मॉडल है। वहाँ सिटी यूनिवर्सिटीज़ है, एक छोटा सा टाउन सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है, उसमें सिर्फ कुछ लोग रहेंगे लेकिन स्टूडेंट रहते हैं और यूनिवर्सिटी होती है। ये उनकी ट्रेडिशन है, लेकिन हमारी वो तो ट्रेडिशन नहीं ना।
हमारी ट्रेडिशन है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी खोली, उसके पहले बहुत सारे कॉलेजेस थे, उस कॉलेजेस को हमने एफिलिएट किया, उनको गाइडलाइन दी दी है। तो ये हमारी सिस्टम जो है वो अलग है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा करके एक तरीके से लेना चाहिए था। बहुत सारी और भी डिसीजन जो है वो अमेरिका से ली हुई है। जैसे रिसर्च के लिए उन्होंने नेशनल साइंस फाउंडेशन बना के रखा हुआ है। हमारे पास 4 और ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग देती है, तो उसका स्टडी करना चाहिए था, नेशनल साइंस फाउंडेशन कैसा हो, तो वो नहीं हुआ। एक और कॉन्सेप्ट आया, रिसर्च एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो रिसर्च और टीचिंग हो, कुछ यूनिवर्सिटी टीचिंग ही हो। अब ये मुझे लगता है ये उस तरह से एक तरीके से सही नहीं है। नीदरलैंड का मॉडल है ये, ऐसा है कि कोई भी टीचिंग यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, टीचर जो है उसने रिसर्च भी करना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि उसके रिसर्च से क्या होता है उसको फ़ायदा होता है। तो ये है मेरा ख्याल है समझ के थोड़ा सा बहुत सारा करना चाहिए था, जो मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरा जो है, अब इसमें पुअर और गरीबों के लिए क्या है, ये एक इशू है जो हमने डिस्कस करना चाहिए। जो दलित है, आदिवासी है, गरीब ओबीसी है और भी गरीब है, ये कमेटी का एक उद्देश्य ज़रूर है कि इक्वल एक्सेस सबको मिलना चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ये 1986 पॉलिसी का भी था और इस पॉलिसी ने भी एम्फसाइज किया हुआ है और बहुत सारी सजेशन दी है। अच्छा, हमारी इसकी अनइक्वल एक्सेस और जिनको शिक्षा का कम ये है, उसके इश्यूज़ क्या है हमारे सामने जो इशू है वो ये है कि एनरोलमेंट रेशियो जो है, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो हाई गरीबों का कम है, साथ साथ दलित में कम है, आदिवासी में कम है। तो ये समस्या हमारे सामने रही हुई है। उसका कारण यही है कि हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव है, फीस ज़्यादा है। अभी जो नए प्रॉब्लम उभर के आया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस निकले हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग, उसमें ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा है, तो गरीबों का उसमें एक्सेस जो है कम है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है प्रोफेशनल, उसमें गरीबों का एक्सेस कम है। तो हम गरीब, दलित, आदिवासी को एक्सेस कम ही नहीं है, तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक तरीके से कम है। तो ऐसे सूरत में ये नीति क्या कह रही है, ये नीति गरीबों को एक्सेस मिलने के बारे में क्या बता रही है। तो 2-3 मुद्दे मैं यहाँ आपके सामने रखूँगा। ये एक है कि ये रिकॉग्नाइज तो करती है कि गरीबों को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, दलितों को मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप को मिलना चाहिए, इसके बारे में रिकॉग्नाइज करती है और कुछ स्टेप भी बताती है। लेकिन उसका कोई फुल फ्लेज मॉडल उन्होंने वहाँ दिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास यदि गरीबों को कम एक्सेस है, हमारे पास सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जिसकी ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है, तो आपने सीधे उसको डील करना चाहिए कि भाई से प्राइवेट स्कूल में हम गरीबों को किस तरह से क्या तरीका होगा कि जिससे उनको इक्वल एक्सेस मिलेगा। जो लड़का मेरिट के बेसिस को उस बेसिस पे एडमिशन मिल जाती है, उसको गरीबी की वजह से उसको वो एडमिशन ऐसा ना हो कि वो अवेल ना कर पाए। तो उसके लिए हमने कुछ तरीके बताने चाहिए थे, फी डिफ्रेंशिएशन हो, स्कॉलरशिप की प्रोविज़न कैसे करेंगे, फ्री सिप की कैसे करें, जनरल सॉल्यूशन नहीं, लेकिन स्पेसिफिक सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए जो है हम सॉल्यूशन करनी चाहिए थी, जो मुझे वहाँ एक तरीके से दिख नहीं रही। क्योंकि हमारे 60% कॉलेजेस जो है प्राइवेट है, 40% यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हुई है, तो अनइक्वल एक्सेस का सवाल जो है ना, ये काफ़ी सीरियस हो रहा है। तो उसको डील करना चाहिए। सजेशन है रिपोर्ट में, लेकिन सॉल्यूशन एक्चुअली नहीं है।